ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम जो है हमारे जितने भी रिवोल्ट हैं, छोटे मोटे रिवोल्ट हैं, उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। और अगर आपको मतलब अच्छे से इन चीज़ों को ना रिमेंबर रखना है तो प्लीज़ डू स्टे विथ दिस होल वीडियो एंड लिसन टू इट। ओके, यू विल बी एबल टू ईजिली अंडरस्टैंड दिस एंड या ओके। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा सन्यासी फ़कीर रिबेलियन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये जो रिवोल्ट है, ये रिवोल्ट है, क्या है, सन्यासी फ़कीर, ओके, सन्यासी फ़कीर रेबेलियन, फाइन। सन्यासी फ़कीर रेबेलियन है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेट पीसीएस में भी, मतलब स्टैटिक सब्जेक्ट है तो स्टेट पीसीएस से भी ओवरलैप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताते हैं इसके। इसका जो टाइम पीरियड था, ये स्टार्ट हुआ था लाइक 1763 से लेकर के 1800 तक ये चला था, ओके। एंड इसके कॉजेज़ क्या थे? इसका कॉज यही था कि ये स्टार्ट हुआ, तो ये किस लिए स्टार्ट हुआ था? बिकॉज इनको ना बहुत लूटा गया था। किसने लूटा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा था, ठीक है। और इतना लूटा था, इवन जब अकाल पड़ा था, फेमाइन आया था, तब भी अकाल जो 1770 का पड़ा था ना, तब भी इन्हें नहीं छोड़ा था इन लोगों ने, ठीक है। इसलिए सो ये हुआ। एंड सॉरी गाइस, वॉइस हो रही है आसपास। देन यहाँ पे क्या है कि ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या है कि किसने इसको लीड किया, ओके। सो किसने इसको लीड किया? सो ये थे मूसा, ये मूसा थे, ये मंजू थे, ओके। और मूसा और ये मंजू, मतलब मूसा सा और मंजू सा और भवानी पाठक, ठीक है। और ये भवानी पाठक, मतलब सिर्फ भवानी याद रखो आप, एंड सिर्फ मंजू याद रखो, सिर्फ मूसा याद रखो, सिर्फ भवानी याद रखो, और फिर देवी चौधरानी है तो सिर्फ आप देवी याद रखो, ठीक है। इससे आप आंसर को जल्दी से निकाल सकेंगे। एंड देन चौधरानी का पार्टिसिपेशन रिकॉग्नाइज करता है कि वुमेन का रोल इन अर्ली रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है, ये कहता है। देन फिर क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या थे, और फर्दर अगर जानने के मतलब हम देखें तो इसमें क्या थे ना, जो सन्यासी थे वही रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो सन्यासी थे और फ़कीर थे, यही रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक है। एंड पॉपुलर कॉज इन्होंने मतलब ये एक पॉपुलर कॉज बन गया इस तो बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन हुए ना, इसलिए, और ऑर्गेनाइज़ किया, अब ये लोग ही रेड करने लग जाते हैं कंपनी के फैक्ट्रीज़ और ट्रेजरीज़ पे, ठीक है, रेड करने लग जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि कंपनी, इन लोगों ने स्टैब्लिश किया है एक इंडिपेंडेंट, ठीक, ये एक इंडिपेंडेंट क्या बनाए, ओके। इन्होंने एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाया, ओके। कहाँ पे बनाया? बोगरा में बनाया, ओके। सो इन्होंने एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना दिया बोगरा में और माईमेन सिंह में, ठीक है, बोगरा में एंड माईमेन सिंह में, ठीक है। तो इन्होंने ये बना दिया। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि एंड इक्वल पार्टिसिपेशन हिंदू और मुस्लिम का भी था इसमें, ठीक है। इक्वल पार्टिसिपेशन था किनका? हिंदू और मुस्लिम का इक्वल पार्टिसिपेशन था, ठीक है। हिंदू एंड मुस्लिम का इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन भी था। एंड देन आफ्टर जो है, फिर क्या होता है कि आफ्टर जब ये बंगाल में फेमाइन आया, तो उसके बाद क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ अपरूटेड ज़मींदार, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बहुत इनको है ना किसी ने, ठीक है, रूटेड ज़मींदार, उनसे उनकी राइट छीन ले गए थे ऐसे। एंड डिसबैंडेड सोल्जर्स एंड डिस्पोजेस्ड पेजेंट, जिनसे उनकी सारी चीज़ें छीन ली गई थी, ऐसे पेजेंट। एंड रूलर पुअर, ठीक है, एंड रूलर पुअर, ठीक है, एंड रूलर पुअर, उन लोगों ने भी ज्वाइन किया इस सन्यासी को और अडॉप्ट किया गोरिल्ला टैक्टिक्स ऑफ अटैक, ठीक है। सो उन्होंने क्या अडॉप्ट किया? गोरिल्ला टैक्टिक्स ऑफ, ठीक है। सो इन लोगों ने ये अडॉप्ट किया गोरिल्ला टैक्टिक्स, ठीक है, गोरिल्ला टैक्टिक्स को अडॉप्ट किया, गोरिल्ला टैक्टिक्स ऑफ अटैक, इस चीज़ को अडॉप्ट किया। फिर क्या हुआ कि इस चीज़ को सप्रेस किसने किया? इस रिवोल्ट को किसने सप्रेस किया?
ठीक है। सो इस चीज़ को किसने सप्रेस किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने किया। फाइन। सो किसने सप्रेस किया? वॉरेन हेस्टिंग ने इसको सप्रेस किया। वॉरेन हेस्टिंग ने इसको सप्रेस किया। फाइन। अब बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे इस चीज़ के ऊपर ही, इस रिवोल्ट को ही अपने ऊपर ही बुक लिख देते हैं जिसका नाम होता है, कौन लिखता है? बंकिम चंद्र चटर्जी लिख देते हैं। ठीक है। हमें ये बंकिम चंद्र लिखते हैं और उस बुक का नाम क्या हो जाता है? आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ नाम हो जाता है। फाइन। एंड देन फिर क्या होता है कि जो बंकिम चंद्र ये जो होते हैं बंकिम चंद्र, ठीक है, सॉरी। अब दूसरे ये जो मतलब इन्होंने क्या किया कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने नॉवेल भी लिखा। ठीक है, जिसका नाम क्या था? देवी चौधरानी। ठीक है, देवी चौधरानी नाम था जिसका, उन्होंने ये भी लिखा। ओके। देन फिर क्या होता है कि अब आते हैं हम नेक्स्ट रेबिलियन पे। अब पहले हम ना इम्पॉर्टेंट वाइज देखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, देन उसके बाद लेस इम्पॉर्टेंट वन, इस तरह से देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा इम्पॉर्टेंट है हमारा? सो उसके बाद आता है हमारा इम्पॉर्टेंट वन इज़ कि पागलपंथी रिवोल्ट। ठीक है। सो जो पागलपंथी रिवोल्ट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पागलपंथी रिवोल्ट ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके। और ये इसका टाइम पीरियड कब क्या था? इसका टाइम पीरियड 1825 था। फाइन। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1825। ओके। हाँ, सो इसका टाइम पीरियड क्या था? 1825 था इसका। अब इसमें क्या होता है कि 1825 इसका जब टाइम पीरियड होता है, इसके कॉजेज़ क्या थे? इसके कॉजेज़ थे कि यहाँ पर जो टेनेंट्स थे, ठीक है, जो टेनेंट्स से, मतलब टेनेंट्स वो होते हैं जो कि ज़मींदार, मतलब किसी बड़े ज़मींदार की थोड़ी सी ज़मीन लेते हैं देन भाड़े पे, और फिर उसको उसी में खेती करते हैं, एंड देन उसका हिस्सा जो है थोड़ा अपने पास रखते हैं और ज़्यादा उनको दे देते हैं, उसके मालिक को। तो ठीक है, ऑपरेशन ऑफ टेनेंट्स बाय ज़मींदार। तो इन टेनेंट्स को बहुत ही ज़्यादा सताया था किसने? ज़मींदार ने अप्रेस किया था। ठीक है, ज़मींदार ने अप्रेस किया, मतलब ठीक है, अप्रेस कर लो या सप्रेस कर लो। ठीक है, सो बहुत ही अप्रेस किया। फाइन। देन इसके लीडर कौन थे? इसके लीडर जो थे वो कौन थे? इसके लीडर थे हमारे टीपू सुल्तान। इसके लीडर कौन थे? टीपू सुल्तान थे। ठीक है, तो पागलपंथीज में इसके लीडर थे टीपू सुल्तान। ओके, इसके टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने इसको लीड किया था पागलपंथी के मूवमेंट को। देन पागलपंथी जो था ये बिलोंग करता था एक रिलीजियस सेक्ट को। ठीक है, ये जो पागलपंथी था, ये पागलपंथी के जो लोग थे या फिर तो ये लोग बिलोंग करते थे एक सेक्ट, छोटा सा एक इक्वल रिलीजन या थीम फॉलो करने वाले लोग, उनको सेक्ट बोलते हैं। सो क्या होता है? ये कंस्टिट्यूट करता है एक हजोंग एंड गारो ट्राइब्स। ठीक है, एंड गारो ट्राइब्स आ जाती है इसमें। फाइन, हजोंग एंड गारो ट्राइब्स आ जाती है इसमें। अब इसमें क्या होता है कि इसको किसने फाउंड किया था? इसको फाउंड किया था करम शाह ने। ठीक है, इसको करम शाह ने फाउंड किया था। अब हमने देखा इसमें कि टीपू शाह थे, सुल्तान है सॉरी, एंड इसको फाउंड किसने किया? इसको फाउंड किया करम शाह ने। ठीक है, नॉर्थ बंगाल में। कहाँ पे? नॉर्थ बंगाल में। ओके, कहाँ पे किया? नॉर्थ बंगाल में। फाइन। देन क्या होता है कि इनका जो बेटा टीपू था उसने टुकअप किया द कॉज ऑफ टेनेंट्स। ठीक है, तो उनका जो बेटा था, इनका जो बेटा टीपू शाह था, ठीक है, इनका बेटा जो था टीपू शाह, ठीक है, करम शाह का बेटा टीपू शाह ने क्या किया? इसने इन टेनेंट्स की आवाज़ को के साथ स्टैंड हुए एंड कैप्चर किया शेरपुर को। सो उनके सपोर्ट में कैप्चर किया शेरपुर को एंड अज्यूम किया और उनको रॉयल पावर मिल गया। तो शेरपुर को इन्होंने कैप्चर किया और इनको पावर मिल गया रॉयल। द रीजन रिमेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड टिल 1840s। तो इस तरह से इन्होंने जब इस चीज़ को रॉयल पावर ले लिया तो क्या हुआ यहाँ पे? मतलब हमें दिख रहा है कि ये जो रिवोल्ट था ये
नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश डायरेक्टली, ये अगेंस्ट था डायरेक्टली अगर देखें तो जमींदार के अगेंस्ट था, ठीक है। इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ब्रिटिश रिवोल्ट थे, बट डायरेक्टली नहीं थे, क्योंकि जो जमींदार थे वो तो ब्रिटिशर्स को ही देते थे ना पैसे, इसलिए। सो अब यहाँ पर अब ये जो रीज़न था, ये जिस शेरपुर को ये इन्होंने कैप्चर किया, ठीक है, इनके सपोर्ट में, तो क्या हुआ, ये रीजन में किसका पावर रहेगा किसका नहीं डिस्टर्ब रहा टिल ठीक है, टिल 1840s तक, ठीक है, टिल 1840s तक ये क्या रहा, डिस्टर्ब रहा। ओके, देन नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा मोमेंट देखेंगे। तो ये इसकी स्टोरी थी, ठीक है। हम हर मोमेंट को बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि इसमें कब क्या कैसे कहाँ हुआ, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे एक दूसरा रिवोल्ट जो कि इम्पोर्टेंट होना चाहिए, अब हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवोल्ट, वो है हो एंड मुंडा, ठीक है, हो एंड मुंडा रेबेलियन, ठीक है, फाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कितना भी स्टार मार्क लगाओ कम ही रहता है, ठीक है। सो हो एंड मुंडा राइजिंग, ठीक है। तो ये जो रिवोल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे, अब ये भी इसमें भी ट्राइब्स मैन ही इन्वॉल्व थे, ओके। तो ये जो ट्राइब्स मैन थे, इन लोगों ने चैलेंज किया था, किस चीज़ को चैलेंज किया, इन्होंने इंग्लिश फोर्सेस को डायरेक्टली चैलेंज किया, ठीक है, चैलेंज किया, क्योंकि इनके सारे अधिकार वो ले रहे थे, ज़मीनों को हड़प रहे थे इंग्लिश लोग, इसलिए सेवरल टाइम इन छोटा नागपुर में, कहाँ पे, छोटा नागपुर का जो प्लेटो है उस रीजन में इन लोगों ने इनके ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी जो है अपनी रिवोल्ट की, ठीक है, फाइन। देन फिर क्या होता है, एंड सिंहभूम जो था, एंड सिंहभूम रीजन जो था ना वहाँ पर भी, ठीक है, फाइन। देन जो एक राजा थे, राजा ऑफ पराहत, ठीक है, एक राजा थे, राजा ऑफ पराहत, ये राजा थे, फाइन। सो ये राजा थे, राजा ऑफ पराहत, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, क्या ऑर्गेनाइज़ किया, हो ट्राइबल्स को ऑर्गेनाइज़ किया ताकि वो रिवोल्ट कर सके अगेंस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम नाउ, जिसको हम झारखंड कहते हैं। तो ये रिवोल्ट कंटिन्यू चला टिल 1827 तक, ठीक है, टिल 1827 तक चला ये, और 1820 में ये स्टार्ट हुआ था, फाइन। तो व्हेन ये जब ये मतलब 1827 तक चला, तब क्या होता है, जो हो ट्राइबल्स है वो फोर्स हुए, उनका फोर्स डाला गया कि सबमिट करें, मतलब झुक जाएं मतलब ब्रिटिशर्स के सामने, ऐसा। एंड देन हाउएवर लेटर इन 1831, फिर क्या होता है, लेटर इन 1831 में क्या होता है, देखो, दे अगेन ऑर्गेनाइज द रेबेलियन, ठीक है, उन्होंने अगेन ऑर्गेनाइज किया रेबेलियन को, एंड जॉइन बाय द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर। 1831 में अगेन उन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड उसको ज्वाइन किया मुंडाज, जितने भी मुंडाज लोग होते हैं, यानी मुंडा को फॉलो करने वाले जितने मुंडाज थे छोटा नागपुर के लोग, उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द न्यूली इंट्रोड्यूस फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी एंड एंट्री ऑफ बंगालीज इनटू देयर रीजन। एंड जो बंगाली लोग उनके रीजन में आ जा रहे थे, एंड न्यू रेवेन्यू पॉलिसी थी फार्मिंग वाली, तो उसके लेकर के अगेंस्ट में इन लोगों ने प्रोटेस्ट किए। दो रिवोल्ट वॉज एक्सटिंग्विश इन 1832, हो ऑपरेशन कंटिन्यू रहा, ठीक है, भले से रिवोल्ट एक्सटिंग्विश हो गया था, ख़त्म हो चुका था 1832 में ही, ठीक है, 1832 में एक्सटिंग्विश मतलब ख़त्म हो चुका था, बट स्टिल हो ऑपरेशन ने कंटिन्यू किया टिल 1837 में, टिल 1837 तक कंटिन्यू किया। और फिर वही 1909 एंड 1900 में मुंडाज इन दिस रीजन साउथ ऑफ रांची में रोज हुए अंडर द बिरसा मुंडा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 1899 में क्या हुआ, मुंडाज जो थे ये सारे मुंडाज इन द साउथ ऑफ रांची में रोज हुए खड़े हुए अंडर बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा के अंडर में ये लोग खड़े हुए, फाइन, ओके। ये अब जो उलगुलन था ना, उलगुलन ये क्या था, जो उलगुलन था, ठीक है, उलगुलन जो था ये एक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट
ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल अपराइजिंग थी इन द पीरियड 1860। कब? 1860 से लेकर 1920 तक जो चला, ये एक उलगुलन था, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग उसका नाम था। अब यहाँ पे क्या होता है कि रेबेलियन विच बिगेन एज अ रिलीजियस, जो रिलीजियस मूवमेंट की तरह स्टार्ट हुआ, उसने पॉलिटिकल फोर्सेस उसको मिल गया था टू फाइट अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल पावर फोर्स मिल गया उसको, टू फाइट अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फ्यूडल एंड जमींदारी टेन्यूर्स एंड एक्सप्लॉइटेशन बाय द मनी लेंडर्स एंड फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके अगेंस्ट में खड़े होने का इनको अब मौका मिल गया, पावर मिल गया। ठीक है, एज अ पॉलिटिकल कॉज मिल गया। आप देखो यहाँ पे क्या होता है कि मुंडास जो थे वो क्लेम करते थे छोटा नागपुर को एज देयर एरिया इन 1879 में। 1879 में जो भी हमारी ये मुंडा थे, ठीक है, मुंडास थे, वो क्लेम करते थे कि छोटा नागपुर हमारा है, इसमें बंगालियों का एंट्री नहीं होना चाहिए इस तरह से, और कोई भी हमारे फॉरेस्ट के राइट्स को नहीं ले इस तरह से। ठीक है, तो ब्रिटिश आर्मी जो थी, आर्मी की फोर्सेस जो थी देन वहाँ पे डिप्लॉय की गई, स्टिल डिप्लॉय की गई। ठीक है, मतलब उन लोगों को वहाँ पे आसरा दिया गया, उन लोगों को वहाँ रहने देगा, और वो लोग जो है उनका एक्सप्लॉइट करते थे और जंगलों को ऐसा जो है ना उनका राइट्स को कहीं ना कहीं बैन कर रहे थे। सो बिरसा वॉज कैप्चर। यहाँ पे क्या होता है कि वही 1879 में बिरसा को कैप्चर कर लिया गया, बिरसा को कैप्चर कर लिया गया एंड इम्प्रीजन कर लिया गया। ठीक है, एंड इम्प्रीजन, जेल में डाल दिया गया उनको। फाइन, सो उनको जेल में डाल दिया गया कैप्चर करके। सो ये हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सप्रेस हो गया। ओके, इसको अब हम देखें कि क्या इस मूवमेंट को सक्सेस मिली यहाँ पे। तो इस मूवमेंट को तो सक्सेस मिलती हुई मुझे नहीं दिखती। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस मूवमेंट को सक्सेस मिली है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, देन द नेक्स्ट इसका टाइम पीरियड आप जान लीजिएगा कि ये 1820 से लेकर के 1920 तक चला पूरा, समझ लो इस तरह से। ठीक है, बट मेनली ये 1837 में भी ख़त्म हो गया था। तो ठीक है, बहुत सारा टाइम पीरियड है जहाँ पे ये रह करके फिर से आया है। ओके, अब देन नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट रिवोल्ट है। ठीक है, कौन सा इम्पोर्टेंट रिवोल्ट है। फाइन, सो द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिवोल्ट इज़ अहोम रिवोल्ट। ठीक है, ठीक है, अहोम रिवोल्ट। इसमें क्या है कि अहोम जो रिवोल्ट था, अहोम रिवोल्ट जो था, ये क्या है, ये हुआ हमारा 1828 में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? असम में हुआ ये भैया। ठीक है, और 1820 में हुआ। इसके कॉजेज़ क्या थे कि अहोम के जो ट्राइब्स मैन थे उन्होंने अपोज किया कंटिन्यू ऑक्यूपेशन ऑफ असम का बाय द ब्रिटिश। ठीक है, अहोम के जो ट्राइब्स मैन थे उन्होंने कंटिन्यू उनका ऑक्यूपेशन होते जा रहा था असम रीजन का बाय ब्रिटिश, तो इसलिए उस चीज़ को अपोज किया उन्होंने। एंड इसको किसने लीड किया? तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है ज़मीन से जुड़ा है। ठीक है, एंड फिर इसको क्या है, इसको जो है लीड कौन कर रहा था? अहोम को। तो गोमधर नाम के पर्सन थे, गोमधर, एंड अदर्स वर धनजोय, and the next is Jairam. ओके, रिजल्ट में क्या हुआ कि इसका इनिशियली इंग्लिश ने सप्रेस किया रिवोल्ट को, बट लेटर इन 1833, ठीक है, हैंडेड ओवर अपर असम टू महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र। ठीक है, फाइन। इसमें क्या हुआ, तो अब हम इस मूवमेंट को कह सकते हैं कि इस मूवमेंट को सक्सेस मिली। जो अहोम रिवोल्ट था एंड स्टार्ट हुआ था 1823 को जो स्टार्ट हुआ। ठीक है, फाइन। सो इसको जो है सफलता मिली, हम कह सकते हैं सक्सेसफुल हुआ ये। क्यों? क्योंकि इसमें उनको जो था, इन लोगों को अपर असम जो था ना वो महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया गया था, इसलिए। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं, हैंडेड ओवर द अपर असम टू महाराजा पुरंदर सिंह। अब जिसको इन्होंने हैंडेड ओवर किया वो भी तो ट्राइब्समैन की तरह से ही होगा, तभी तो सक्सेसफुल माना जाएगा। फाइन, हाँ।
तो वो उन्हीं की तरह से थे, ठीक है। फाइन, तो इस मोमेंट को सक्सेसफुल ये हुआ, इस तरह से कह सकते हैं। देन एंड द नेक्स्ट मोमेंट, कौन सा रिवोल्ट जो है इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट रिवोल्ट इज काफ़ी रिवोल्ट है, हाँ। देन क्या होता है कि संथाल रेबेलियन, ठीक है। संथाल रेबेलियन जो राजमहल हिल्स जो कि झारखंड में है, ठीक है, वहाँ पर ये हुआ था। और संथाल रेबेलियन कब हुआ था, ये देखो 1855 से लेके 56 तक, ठीक। सो ये तब हुआ था। और इसमें क्या हुआ, इसके कॉजेज़ क्या थे, संथाल रेबेलियन जो ट्राइब्समैन थे वो अगेंस्ट द लैंड एलिनेशन, लैंड उनसे छीन रहा था। सेम वही होम की तरह दिख रहा है ये भी। तो इसमें क्या हुआ कि संथाल ट्राइब्समैन जो थे उन्हें खड़ा होना पड़ा, क्योंकि उनसे उनका ज़मीन छीन रहा था अंडर द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया हुआ था, ठीक है। सो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया हुआ था, ओके। उससे इनको प्रॉब्लम थी, इनकी ज़मीनें ली जा रही थी। इससे क्या होता, और एक्सेसिव रेंट भी लिया जाया था, और इनको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे थे मनी लेंडर्स एंड इनको, ठीक है। और दिकूज यानी कि बाहर से जो आउटसाइडर थे वो इनके रीजन में आ रहे थे, सेटल हो रहे थे, तो उनको दिकूज बोलते थे। ये संथाल में ही उनको दिकूज कहते थे, ओके, उनको दिकूज कहते थे। देन क्या होता है कि इसको किसने लीड किया, तो सिंधु, इसको लीड किया सिंधु एंड कान्हू ने, ओके। सिंधु एंड कान्हू ने इसको लीड किया। हु आर संथाल्स, द पीपल ऑफ ट्राइब, संथाल ट्राइब, संथाल ट्राइब के लोगों को ही हम संथाल कहते हैं। वो रहते थे हिली रीजन में बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल, जिसको कहते थे दमने को, ठीक है, जिस रीजन को हम दमने, ठीक है, दमने को भी कहते थे। पता नहीं कितनी बारिश हो रही है, ये दमने को भी कहते थे। इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि, और ये मैंने बता दिया कि झारखंड से रिलेटेड है। संथाल रेबेलियन जो था ये झारखंड रीजन में हुआ था, ओके। सो ये झारखंड रीजन में हुआ था, इतना ध्यान रखिए आप, झारखंड में हुआ था, बिहार से अलग हुआ झारखंड। अब यहाँ पे क्या होता है कि रिज़ल्ट क्या हुआ इसका, ये रिज़ल्ट हुआ कि कंपनी ने सप्रेस किया इस रेबेलियन को, ठीक है, कहीं ना कहीं इस रेबेलियन को हरा दिया, ठीक है। और लेटर क्रिएट किया सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ संथाल परगनास, ठीक है। अब संथाल परगनास के लिए एक अलग ही प्रोविंस, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दिया, संथाल परगना जिसको बोले, ठीक है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि रिवोल्ट हुआ, रिजल्टन में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने उसको सप्रेस किया, उस रिवोल्ट से उसको हटाया, रिवोल्ट को, लोगों को मार के शांत करा दिया, बट स्टिल सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि उनके लिए एक अलग डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया, ठीक है। जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक तो शांत होने नहीं वाले ना कोई, इसलिए संथाल परगना की एक डिस्ट्रिक्ट बना दी है, ठीक है, संथाल के लिए एक डिस्ट्रिक्ट बना दी, ओके, फाइन। सो ये हुआ। द नेक्स्ट रेबेलियन इज, क्या कह सकते हैं हम, तो पाइका रेबेलियन हो सकता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सो पाइका कहाँ पे हुआ था, पाइका रेबेलियन मतलब क्या, पाइका ऑफ उड़ीसा, जो भी उड़ीसा के लोग हैं उनको हम पाइका बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये पाइका कहाँ के थे, उड़ीसा के थे। और ये कब हुआ पाइका रेबेलियन, 1817 में हुआ ये, ओके। कब हुआ ये, 1817 में हुआ, फाइन। एंड देन क्या होता है कि पाइका जो थे ना उड़ीसा के, बहुत ही ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया थे, जिनके पास बहुत सारी लैंड होती थी। फुट सोल्जर्स थे, लैंडेड मिलिशिया थे, ओके सॉरी, लैंडेड मिलिशिया थे मतलब कि फुट सोल्जर्स थे, ठीक है, लिटरली। एंड एंजॉय करते थे रेंट फ्री लैंड टेन्योर्स। रेंट फ्री मतलब उनको रेंट नहीं देना पड़ता था, और उनके पास जो था लैंड रहता था काफ़ी टाइम तक, फॉर देयर मिलिट्री सर्विस, क्योंकि वो मिलिट्री सर्विस देते थे, एंड पॉलिसी फंक्शन करने के लिए ऑन हेरिडिटरी बेसिस, ठीक है।
देन क्या होता है, इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बारिश हो रही है गाइस, ओके।